हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का ऑब्जेक्ट है प्रिपेयर N/30 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ द सप्लाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग सोडियम थायोसल्फेट एज एन इंटरमीडिएट सॉल्यूशन। ग्लासवेयर्स की नीड हमें जो होगी वो होंगे बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट एंड ब्यूरेट। बीकर में सबसे पहले जो हम टाइट्रेशन करेंगे वो करेंगे अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। तो बीकर में आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है जो कि लाइट ब्लू कलर का होगा, लगभग इस तरह का आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा। और इस सॉल्यूशन को पिपेट की हेल्प से 10 ml लेना है और कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इसमें हाफ टेस्ट ट्यूब या 10 ml एसिटिक एसिड ऐड करेंगे और फिर थर्ड नंबर पर ऐड करना होगा 2 ml KI। KI भी हमें ऑलरेडी सप्लाई होता है, मोस्टली ये हम ब्यूरेट में रखते हैं लैब में। तो 2 ml जैसे ही KI हम ऐड करेंगे, शेक करते रहेंगे हम। तो शेक करने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन मिलेगा जो येलोइश ब्राउन कलर का होता है। एंड देन इसमें हम ऐड करेंगे स्टार्च की 2 ड्रॉप्स, जिसको ऐड करने से हमारा ये सॉल्यूशन और ज़्यादा डार्क ब्राउन या ब्लूइश कलर का हो जाता है। स्टार्च यहाँ पर एक्सटर्नल इंडिकेटर का काम कर रहा है। अब इस सॉल्यूशन को हम ब्यूरेट के नीचे रखने के बाद स्टैंड पर ब्यूरेट के नीचे रखेंगे और ब्यूरेट से सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन सप्लाई करना शुरू कर देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो कि हमारा नॉन नॉर्मेलिटी का होगा। तो हमारा इस वक्त जो हमने लिया हुआ है वो है N/30 सोडियम थायोसल्फेट। इसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस ऐड करने के बाद जो हमारे पास एक कलर आता है वो होता है ऑफ वाइट या वाइटिश कलर का एक सॉल्यूशन बन जाता है, जो कि Cu2I2 के फॉर्मेशन की वजह से होता है। इस तरह से आपके पास एक वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ये वॉल्यूम जो होगा ये हमारा नॉन नॉर्मेलिटी के सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम है। और अब ये रीडिंग हमें 3 बार लेनी होती है और तीनों में से अगर हमारे पास 2 रीडिंग सेम आ जाती हैं तो हम उस कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग को लेकर आगे अपनी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था ये था हमारा अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का। इसी तरीके से हमें 3 रीडिंग लेनी होती हैं नॉन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, जिसके लिए हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो E = NeV/1000 फार्मूला यूज़ करके बनाया जाता है। वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो अब हम आ जाते हैं इसके लिखने के तरीके पर, वहाँ पर हम इसको और डीपली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्व। जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हैं उन रिएक्शंस की बात करते हैं। कॉपर सल्फेट जब KI के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास बनता है Cu(I2) + CuSO4। ये Cu(I2) जो होता है ये अनस्टेबल होता है और यही लास्ट में कन्वर्ट होता है Cu2I2 में, वाइट कलर का PPT बनता है और यही हमारा एंड पॉइंट भी होता है। जब हम अपने सॉल्यूशन में KI ऐड करते हैं तो ये CuSO4 में जो बनने वाली I2 है, क्योंकि ये आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, तो I2 को जैसे ही हम इसमें ऐड करते हैं तो KI3 जो हमारा बनता है वो होता है ब्राउन कलर का सॉल्यूशन। और इंटरमीडिएट जो हम यूज़ कर रहे हैं Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, या इसी को हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं, हाइपो भी बोलते हैं, तो वो होता है बनता है Na2S4O6। स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो एक आयोडो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक रेडोक्स रिएक्शन होती है जिसमें Cu2 कन्वर्ट होता है Cu+ में, तो रिडक्शन होता है, और I- कन्वर्ट होता है I2 में, तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं अब हम। ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, स्टैंड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये सब हमें चाहिए होगा। ओके, देन थ्योरी। इन दिस टाइट्रेशन आयोडीन इज बिहेविंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and I2 is releasing from KI. It is iodometric titration. Iodometric titration is performed in acidic medium because iodine can be oxidized by air easily. इसलिए हमने एसिटिक एसिड का यूज़ किया था। सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है जिसे हम हाइपो सॉल्यूशन भी कहते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स कम्प्लीटली एंड रैपिडली इन एसिडिक मीडियम। कॉनिकल फ्लास्क में हमें क्या लेना होता है CuSO4 सॉल्यूशन। ब्यूरेट में सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन। इंडिकेटर है स्टार्च। एंड पॉइंट होगा डिसअपियरिंग ऑफ ब्लू और ब्लैक और ब्राउन कलर एंड अपीयरेंस ऑफ वाइट कलर, ये हमारा एंड पॉइंट होगा।
ऑब्जर्वेशन टेबल, ये एक डबल टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल है, इसलिए हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल 2 बनेंगी। पहली टेबल हमने बनाई है N/30 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो तब हमारा जो हाइपो सॉल्यूशन है वो उसकी नॉर्मेलिटी अननोन होगी। कॉपर सल्फेट का 10 ml लेना है। देन हाइपो सॉल्यूशन की जो रीडिंग लास्ट टाइम आई थी वो कॉन्कॉर्डेट रीडिंग थी हमारी 11.5, तो V2 हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा 11.5। दूसरी टेबल जो बनेगी ऑब्जर्वेशन की वो है टाइट्रेशन ऑफ अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड नॉन हाइपो सॉल्यूशन। तो अगर हम नॉन और अननोन की बात करते हैं तो दोनों टेबल आपको अलग बनानी होगी। इसमें हमारी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो आई थी वो हाइपो सॉल्यूशन की आएगी, ओके, वो थी 13। पहले वाले में भी हाइपो सॉल्यूशन की थी और दूसरे में भी हाइपो सॉल्यूशन की थी। कैलकुलेशन दोनों टेबल की पहले हम अलग अलग करते हैं, तो टेबल ए के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो N1V1 इक्वल्स होता है N2V2, और N1 में जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो था N/30, तो N/30 मल्टीप्लाई 10 ml लिया था इक्वल्स N2 मल्टीप्लाई 11.5। ये N2 है हाइपो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद अप्रॉक्स हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.029 नॉर्मेलिटी। सेकंड टेबल का जब हम यूज़ करेंगे तब हमारा ये जो N2 यहाँ पर आया था, इसी N2 को हम N4 मान लेते हैं, और हमारा N3V3 इक्वल्स N4, और V4 जो फॉर्मूला होगा उसमें N4 की जगह पर N2 की वैल्यू हम ये 0.029 पुट कर देते हैं, और N3 जो है यहाँ पर ये N3 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से। अगेन हमें ये वाला N3 जो है ये कॉपर सल्फेट का है, ओके, कॉपर सल्फेट का N3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कॉपर सल्फेट इक्वल्स N2 मल्टीप्लाई V, तो वॉल्यूम हमारा जो था V4 बेसिकली हम कह सकते हैं इसको, तो ये V4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा नॉर्मेलिटी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी N3 इक्वल्स 0.0377। ये नॉर्मेलिटी जो निकल कर हमारी आई है ये किसकी आई है, अननोन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। अब हम स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन कॉपर सल्फेट जो कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला होगा स्ट्रेंथ इक्वल्स इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी। कॉपर सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट लेना है 250 मल्टीप्लाई बाई 0.0377 ग्राम पर लीटर, और कैलकुलेशन हमारी ये आई थी। ये सारी कैलकुलेशन हमने जो लैब में लास्ट टाइम प्रैक्टिकल किया था ये वो कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर आप अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, ये एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसका फिर हमने यही स्ट्रेंथ हमें निकालनी थी, तो स्ट्रेंथ निकालने के बाद हमारा ये आंसर आ जाता है। देन इसके बाद आपको 5 या 6 इक्वेशंस भी लिखनी होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।